नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में विद गुलशन राठौर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने। उस दिन पिछले वीडियो में दोस्तों जो है यात्रा से संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट छूट गए थे, उसको आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसको आप देखिए और निश्चित तौर पर आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपको पता है कि मास्टर रिवीजन क्लास सीटेट 2022 एनसीईआरटी फैक्ट से हम बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसके पहले मैंने यात्रा को बता दिया है, यात्रा के बारे में। आज उसी यात्रा संबंधित 3-4 पॉइंट्स और हैं जिसको हम बताएंगे आपके सामने। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी से विद्यालय जाते हैं कौन? बच्चे और यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे तथा अध्यापक। ये देख लीजिए, राजस्थान में जो साधन है विद्यालय जाने का, वहाँ पे ऊँट गाड़ी से जाते हैं लोग, बच्चे और अध्यापक विद्यालय जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आता है गुजरात। दोस्तों, आपको पता है गुजरात के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। तो गुजरात की हम बात करते हैं, बच्चे तथा अध्यापक बैलगाड़ी से विद्यालय जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो स्कूल जाने का जो तरीका है वो जो है बैलगाड़ी से लोग जाते हैं स्कूल, बच्चे तथा अध्यापक। दूसरा हमारा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें हम, ये हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है। आपको पता है बच्चे, वहाँ के जो बच्चे होते हैं और अध्यापक होते हैं वह बर्फ़ को पार करके या बर्फ़ पे चल करके विद्यालय जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में बच्चे बर्फ़ पर चलकर विद्यालय जाते हैं बर्फीले रास्तों से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम गोवा की बात कर ले हम, तो दोस्तों वहाँ पे जो है लोग घूमने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पे है जहाँ पे लोग जाते हैं। समुद्री किनारा है, आपको पता है। गोवा की बात अगर हम करते हैं तो गोवा से लेकर केरल तक 92 सुरंग तथा 2000 पुल बनाए गए हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये आपको मिल सकता है किसी भी आप क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में, कि गोवा और केरल का संबंध पूछ लेगा। उसमें पूछ लेगा कि 92 सुरंग तथा 2000 पुल कहाँ पे मिलते हैं। तो जब हम गोवा से केरल की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे रास्ते में 92 सुरंग तथा 2000 पुल मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा पश्चिमी घाट की तरफ है। इसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में किस तरीके से बच्चे और अध्यापक विद्यालय जाते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। पानी को पार करके एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए छोटी नाव, ये नाव छोटे आकार की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे भी बनता है नाव, छोटे आकार की नाव होती है जिसमें बच्चे तथा अध्यापक स्कूल जाते हैं। उस नाव को, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस नाव को वल्लम कहा जाता है। केरल में छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है, जिसका प्रयोग लोग पानी भरे स्थानों को पार करने के लिए इस वल्लम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि पेट्रोलियम क्या है। हम वाहनों का प्रयोग करते हैं, चाहे छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, उसमें जो है डीजल पेट्रोल जैसे ईंधन का प्रयोग होता है, उसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम को कह सकते हैं यह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है या एक फ्लेमेबल मैटर होता है, कि इससे मतलब अगर आग संपर्क में आ जाए तो जल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में, यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में चट्टानों के नीचे लवणीय जल में तैरता हुआ गाढ़ा तथा बदबूदार पदार्थ होता है। पेट्रोलियम जो होता है वह पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे जो लवणीय जल होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लवणीय जल जो यहाँ पर होते हैं, जिनमें नमक की मात्रा पाई जाती है, लवण होता है, उस जल के ऊपर सतह पर तैरता हुआ गाढ़ा तथा बदबूदार पदार्थ होता है। इसको हम पेट्रोलियम कहा जाता है। इसको पृथ्वी से आधुनिक यंत्रों द्वारा निकाल करके उसको फिर से हम संशोधित करके तब हमारा जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आप देखिए अच्छी तरीके से इसके बारे में आप इससे परिचित हैं। बड़े बड़े वाहन जो होते हैं, जैसे ट्रक हो गया,
और भी ट्रेलर हो गए, तो उनमें जिनमें डीजल पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है दोस्तों, उसके टैंक पे आप कभी ध्यान दिए होंगे लिखा रहता है कि तेरे बिन कहाँ मैं जाऊँ। कि मतलब यही है कि अगर उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं डाला जाए तो वो पूरी तरीके से कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता है। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि इतना मत पी, हाँ तेरे बिन कहाँ मैं जाऊँ रानी, इतना मत पी इराक का पानी। तो इराक का पानी का मतलब आपको एक चीज़ यहाँ से मिल जाता है कि इराक में जो है डीजल पेट्रोल ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे खाने वाली जो सामग्री होती है राशन वगैरह से, इससे सस्ता रेट होता है डीजल पेट्रोल का। अब बात करते हैं हम रेल टिकट में क्या क्या लिखा होता है। जनविन है, वैसे सब लोग यात्रा करते होंगे ट्रेन से, कहीं आना जाना होता होगा, तो आपको जो टिकट मिलता है, बिना टिकट के यदि आप यात्रा करते हैं तो दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों हम टिकट के बारे में बात करते हैं कि टिकट में क्या लिखा रहता है क्या नहीं लिखा रहता है। यह भी एनसीईआरटी बताती है हमको। और सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यह सीबीटी मोड है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का रिवीजन होगा निश्चित तौर पे। तो हम बात करते हैं रेल टिकट में क्या क्या लिखा होता है, ये देखते हैं। इसमें पहला हमारा दोस्तों है ट्रेन नंबर होता है, दूसरा हमारा दूरी होती है कि हमको कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है। इसके बाद हमारा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है। बर्थ का मतलब हमारी सीट होती है, सीट नंबर हमारा 21। इस तरीके से एक डिब्बे में जितना सीट होता है उसका नंबरिंग किया रहता है। और ये हमारा बर्थ सीट हो गया, और डिब्बे का मतलब हो गया S1 S2 S5, इस तरीके से अपर लोअर इस तरीके से जो भी होता है, तो हमको जो है डिब्बे का नंबर मिला रहता है। S1 में है तो S2 में है, S3 में है, इस तरीके से नाम नंबर उसका लिखा रहता है। इसके बाद हम जितनी दूरी तय कर रहे हैं वहाँ पे कितना किराया लग रहा है दोस्तों। तो बिना भाड़े के तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे, किराया तो वहाँ पे जितना किराया लग रहा है उसको अभी वहाँ पे लिखा रहता है। इसके बाद जो व्यक्ति अपने नाम से टिकट बुक करवाया है उसकी एज, उसकी आयु लिखी रहती है कि वह कितने एज का है। इसके बाद फिर अगला हमारा है सफ़र शुरू होने की डेट, यानी कि अगर कल सफ़र शुरू हो रही है तो वो भी 25 तारीख या 26 तारीख, जिस दिन हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं उस डेट को भी वहाँ पे मेंशन किया रहता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है रेलगाड़ी के चलने का समय। अब जैसे सागंज से अगर हम बात करें, जो गोदान एक्सप्रेस है जो इलाहाबाद होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाती है, गोरखपुर से आती है, एक छपरा से आती है। अगर उसकी हम बात करें सागंज एट स्टेशन पे कितनी उसकी टाइमिंग है, तो लगभग 11:55 पे उसकी टाइमिंग है वहाँ से सागंज पे। तो वो टाइमिंग उस टिकट पे लिखा रहेगा। आरक्षित टिकट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, जो रिजर्वेशन होता है, जनरल पे नहीं, आरक्षित टिकट की बात हो रही है। इसके बाद एक चीज़ और उसमें रहता है कि लिंग, यानी कि हम कह सकते हैं जेंडर, सेक्स जो होता है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लिंग, यदि कोई फीमेल यात्रा कर रही है उसके नाम से टिकट इशू हुआ है तो वहाँ पे फीमेल होगा, यदि कोई मेल कर रहा है तो वहाँ पे मेल लिखा रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि लास्ट हमारा है पीएनआर नंबर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएनआर नंबर भी होता है क्योंकि दोस्तों टिकट पे जो पीएनआर नंबर होता है उससे हम अपने ट्रेन की लोकेशन पता कर पाते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची है, इसकी सीट कंफर्म हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें हम देखने को हमको मिलता है। दोस्तों ये हो गई रेल टिकट के बारे में। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थान तथा उनसे संबंधित राज्य। एनसीईआरटी सीटेट 2022, इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्थानों का नाम पूछा गया है कि जो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे दोस्तों। अब जैसे हम बात करते हैं तो देखिए सोहना गांव की बात हो रही है। सोहना गांव, सोहना गांव कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है हरियाणा राज्य में, एक स्थान का नाम है सोहना गांव। आइए ऊपर चलते हैं, बोर्ड के ऊपरी भाग में, ना कि ऊपर, अभी वो समय नहीं आया है दोस्तों। गाजी खान की हम बात करते हैं। गाजी खान स्थान के बारे में पूछ सकता है, ये कहाँ पे है इस समय, इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है। अगर हम प्रेजेंट लोकेशन की बात करें दोस्तों तो गाजी खान इस समय पाकिस्तान में है, क्योंकि बंटवारे के पहले गाजी खान नामक स्थान जो था वह भारत में था, लेकिन जब बंटवारा हो गया इसके बाद वो अब इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। फिर अगला आता है हमारा गांधी धाम। यह भी एक स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, यह भी क्वेश्चन बन के आता है। तो अगर हम गांधी धाम की बात करते हैं दोस्तों तो गांधी धाम हो गया, अहमदाबाद हो गया और ये वलसाड हो गया। ये तीनों स्थान गुजरात में हैं, जो एक रेलवे स्टेशन है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये निश्चित तौर पे आ सकता है
तो गांधीधाम, अहमदाबाद तथा वलसाड, ये तीनों रेलवे स्टेशन है और कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? गुजरात राज्य से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पे अब गुजरात में ये तीनों रेलवे स्टेशन का नाम है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आबू धाबी। आबू धाबी आपको पता होगा, यह एक रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी यह एक रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों। इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल हो गए दोस्तों, वहाँ पे और भी सारी समस्याएं होती हैं, पानी की समस्या होती है, अनाज का पैदावार कम हो पाता है। इन सब चीज़ों से झेलता हुआ देश आबू धाबी है। यह इसलिए चर्चित है क्योंकि वहाँ पे जो बालू के कलर पाए जाते हैं वो कई कलर पाए जाते हैं दोस्तों। अगर उसकी हम बात करें, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके आसपास के भी देश रेगिस्तानी हैं। यहाँ पर रेत ही रेत, तो दोस्तों रेत ही रेत थी मेरे दिल में मगर, तो यहाँ पे दोस्तों वही वाली रेत यहाँ पे है कि मतलब बालू जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे रेत ही रेत पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे जो रेत का कलर होता है वह कई कलर में पाया जाता है। पहला हमारा होता है वाइट में सफ़ेद कलर होता है रेत का, फिर पीला कलर होता है, लाल होता है, भूरा होता है। यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, यानी कि यह इससे भी फेमस है। अबू धाबी में जो रेत के कई कलर के रेत पाए जाते हैं, वहाँ से एक बड़े बड़े कह सकते हैं आपकी टीले का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि जो बम्पिंग होती है, उभार होता है, हवा चलती है, बालू के ढेर से एक ऊंचाई सा बन जाता है, स्थान बन जाता है, उसको वहाँ पे टीले के नाम से जानते हैं। ये इस तरीके से। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और लगभग एनसीईआरटी से जो बेस्ड हैं ईवीएस के क्वेश्चन वो कवर अप हो चुके हैं कई वीडियो में मिला करके, और जो भी कुछ बच रहा है दोस्तों उसको अगली वीडियो में ले करके संपूर्ण समाप्त करूंगा ईवीएस को। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, और जैसे वो चाहे वो साइकोलॉजी का पेडागॉजी होगा या मैथमेटिक्स का पेडागॉजी होगा, उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और संभवतः इसी मंथ में जो है आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आपको पता ही है कि मास्क पहन के रखिए, क्योंकि एक बार फिर से जो है उस दुख भरी घटना या जो कोरोना का आगाज़ एक बार फिर से हो रहा है, और संभवतः सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मास्क वगैरह पहन के अपना सुरक्षा रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और जैसा भी गाइडलाइन जारी होगा आप सबको पता ही चलेगा दोस्तों। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुलशन राठौर। थैंक यू।